नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग अभी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए। आज वो दूसरा वीडियो है इसका। जो हमारी सीरीज है यह है 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज। तो इसमें हम लोग 50-50 क्वेश्चन 50 दिनों तक करेंगे और वह पीवाईक्यू बेस होंगे। पीवाईक्यू बेस क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू को करने से हमें कई चीज़ों का फायदा होता है। पहले हमें यह पता चलता है कि परीक्षा की मांग क्या है, यानी किसको किन टॉपिकों को पढ़ना चाहिए, किन टॉपिकों को छोड़ना चाहिए, वो हमें पता चलता है। दूसरा, हमारा रिवीजन होता है रिवीजन होता है और तीसरा हमारा प्रैक्टिस होती है और इससे हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। इसलिए हम 50 दिनों तक 50-50 क्वेश्चन पीवाईक्यू करेंगे, जो कि 17 अगस्त 2022 से लेकर 11 अक्टूबर 2022 तक 50 शिफ्टों में जो पिछली बार रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसी पे इनको बनाया, वहीं से इन क्वेश्चन को लिया गया है। यानी जो हमारी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम देख रहे हैं। इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और हम लोग बहुत सारे फैक्ट भी याद रखेंगे। रेलवे ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक ही टॉपिकों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ही टॉपिक हैं, तो उन सब का हमें पता चलेगा कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, या हम जानेंगे और ये हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगा। ठीक है ना? इसलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये आज डे 2 है, यानी दूसरा दिन है और दूसरी वीडियो है। अगर आप लोग पहली वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, या चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है उसकी अलग से, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यह सीरीज आपको बताएगी कि क्या क्वेश्चन जो अ, ग्रुप डी में कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक को छोड़ना चाहिए, वो सब चीज़ें इस सीरीज से आपको पता चलेंगी और आप बहुत सारे फैक्ट जान जाएँगे, बहुत सारा नॉलेज भी आपको हो जाएगा, जो कि वहाँ पर आपको मदद होगी। और मैं बाद में दिखाऊँगा कि देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बने हैं और इसको इम्पोर्टेंस तभी आप लोगों को पता चलेगा। आप बस विश्वास रखिए और इस सीरीज को पूरा देखिएगा। हर वीडियो को अच्छे से स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.5 या 2x करके देख लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत चीज़ें आपकी रिवाइज़ हो जाएँगी, बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस कैसे? जब हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, तो उस समय आप उसका आंसर करिए। एक पेपर शीट ले लीजिए, उसमें 50 तक संख्या लिख कर उसके आगे को आंसर लिखते जाइए और लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। इससे आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा पॉलिटी में क्या हाल है। तो पॉलिटी के ही क्वेश्चन है, बाद में और भी सारे टॉपिकों के क्वेश्चन बनेंगे, उसमें आपको यही सब इसी तरह से हल करना है और पूरे ईमानदारी से हल करना है, मेहनत से टाइम निकाल के इसको ज़रूर देखना है। रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी पास किया हूँ, इसलिए सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएँगे, ये वादा रहा। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे प्रयास को थोड़ा मोटिवेशन दीजिए। आप अपने लाइक से हमें मोटिवेट कर सकते हैं, अपने कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, तो वो करते रहिए, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करनी है और फटाफट इस वीडियो को पूरा करते हैं और 50 क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग आंसर करते जाइएगा ईमानदारी से। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इसमें से किसके द्वारा की जाती है? राज्यसभा के महासचिव, ठीक है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा के सभापति, डी महान्यायवादी। वीडियो पॉज करिए या चल रही वीडियो में भी फटाक से आंसर लिख लीजिए
जैसे हम सही गलत करेंगे तो आप मिला लीजिएगा कि आपका सही हुआ कि गलत हुआ। तो इसका आंसर है सी, राज्यसभा के सभापति। आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के सभापति जो है हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति बनते ही कोई व्यक्ति राज्यसभा के सभापति भी बन जाता है, इसीलिए उसको पदेन सभापति कहा जाता है। अच्छा, राज्यसभा के महासचिव जो होते हैं, महासचिव, इनकी नियुक्ति तो सभापति करते हैं। ऐसे राज्यसभा के भी, अरे लोकसभा के भी महासचिव होते हैं। जो लोकसभा के महासचिव होते हैं उनकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यानी इधर लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, उधर राज्यसभा के सभापति करते हैं। तो यहाँ से ऐसे याद रखिए। और राज्यसभा की जो गठन की बात है वो अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा के गठन की बात 81 में है। ठीक है, ऐसे बार बार चीजें आएंगी, आप करते जाइए, देखते जाइए, दिमाग में चीजें छपती जाएंगी और वहां आपको पता चलेगा हाँ मैं सही कर पा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? भारत में जो योजना आयोग था उसके प्रथम उपाध्यक्ष बताना है। तो ये केसी नियोगी, ये किसी नहीं है, के और सी है। केसी नियोगी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी गुलजारी लाल नंदा, डी वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। कौन है? फटाफट आप आंसर करिए। तो इसमें सी है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा इसके प्रथम योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग 1950 में बनी, 2015 में इसको खत्म कर दिया गया, उसकी जगह पर नीति आयोग आया। इसके अध्यक्ष हमेशा से पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जो भी देश का प्रधानमंत्री होता था वही योजना आयोग का अध्यक्ष हो जाता था स्वतः ही। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते थे। तो वो प्रथम जो थे GL नंदा यानी गुलजारी लाल नंदा थे। अब योजना आयोग नहीं है, नीति आयोग है। वह 1 जनवरी 2015 को बना था और उसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे। और वर्तमान में भी अगर पूछ ले तो सुमन बेरी जी हैं। यानी पहले योजना आयोग था, 2015 में खत्म हुआ, नीति आयोग बना, उसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, वर्तमान में सुमन बेरी है। और नीति आयोग के जो 2015 में बना था, अभी तक उसके एक ही अध्यक्ष हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि 2015 से अब तक यही प्रधानमंत्री हैं और यही इसके अध्यक्ष भी हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन करिएगा, भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? जो व्यापार की स्वतंत्रता हमारे देश में है वह हम लोग किस देश के संविधान से उसको सीखे हैं या किस देश के संविधान से हम लोगों ने यह व्यवस्था ली है? तो ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी सोवियत संघ, डी आयरलैंड। संविधान की जो हमारे पास विशेषताएं हैं जो हम लोग अन्य देशों से लिए हैं, वह उसके लिए हम रिकैप जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें एक अलग से वीडियो बनी है, जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, मैं दिखाऊंगा कि देखो यहाँ से क्वेश्चन बनना था, तब पछताएंगे केवल। अभी से जाकर देख लीजिए, रिकैप की सारी वीडियो को देख लीजिए, छोटी छोटी वीडियो हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसका आंसर दीजिए। जो व्यापार की स्वतंत्रता हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं? तो इसमें है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से, ये सही है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग व्यापार एवं वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है इसको लिए हैं। दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है यह भी वहीं से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से ही हम लोग समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिए हैं। अच्छा, और जो जर्मनी था वहां से क्या है, जो आपातकालीन प्रावधान है और उस समय मौलिक अधिकारों का जो निलंबन हो जाता है वह व्यवस्था हम लोग जर्मनी के संविधान से लिए हैं। सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य लिया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो व्यवस्था है
जो हमारे प्रस्तावना में इसका ज़िक्र है वो हम लोगों ने सोवियत संघ यानी रूस से लिया है। आयरलैंड से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, इसे हमने आयरलैंड से लिया है और आयरलैंड से ही राज्यसभा में जो मनोनयन होता है 12 लोगों का जो राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं, यह व्यवस्था भी हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। इस पे देखिए क्वेश्चन बहुत बने हैं, ऐसा करते-करते भी याद हो जाएगा, लेकिन रिकैप वाली जो वीडियो है उसको एक बार देख आइएगा और उसका पीडीएफ ले लीजिएगा, तो तुरंत आप रिवीजन करते रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, आपको याद हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, ग्रामीण शहरी क्षेत्र में संक्रमण के दौर से गुजर रहे क्षेत्र का नियंत्रण निम्न में से कौन सी संस्था करती है? यानी जो गांव थे लेकिन अब शहर बन रहे हैं, यानी शहरी क्षेत्र में संक्रमण हो रहा है, यानी गांव था अब शहर की तरह डेवलप हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्र हैं उसका नियंत्रण कौन सी संस्था करती है, ये बताना है। तो ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी पंचायत समितियां, डी नगर परिषद। कौन सी करती है ये बताना है। चलिए अभी तक ट्रिक कर लिए होंगे, तो डी है नगर परिषद। नगर परिषद जो जो ग्रामीण क्षेत्र था, लेकिन यह अब शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। ऐसी ऐसे जो क्षेत्र हैं उनको नगर परिषद कंट्रोल करती है, वहाँ नगर परिषद जैसी संस्था काम करती है। यह भी हमारे स्थानीय निकाय वाले चैप्टर से क्वेश्चन बना है और इस पे हम लोग अलग से एक रिकैप वीडियो बनाए हैं, उसको जाकर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें था दी नगर परिषद। पांचवा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से कहाँ तक वर्णित किया गया है, यानी किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार से बना क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, तो कितना इम्पोर्टेंट है और इसका भी रिकैप वीडियो बना है। इसमें ए अनुच्छेद 38 तक, बी अनुच्छेद 42 तक, सी अनुच्छेद 40 तक या डी अनुच्छेद 35 तक। फटाफट आंसर करिए और इसमें उत्तर होगा डी अनुच्छेद 35 तक। अच्छा, यह जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है हमारे पास। अच्छा, भाग 4 में 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। प्रश्न 6 है, भारतीय संविधान का पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है कौन सा भाग, यानी यहाँ देखो ऑप्शन में भाग दिया है, यानी वो भाग पूछना चाह रहा है कि कौन सा भाग पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। ए भाग 5, बी भाग 9, सी भाग 3 या डी भाग 4, बताइए। तो इसमें है बी अपना भाग 9। पंचायती राज व्यवस्था हमारे भाग 9 में है, भाग 9। और जो भाग 9 ए है उसमें नगर पालिकाओं वाली जो संस्था, शहरी जो निकाय होते हैं उनके लिए जो भाग है भाग 9 ए है। और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। और भाग 5 जो ऑप्शन में दिया था, भाग 5 वह संघ से संबंधित है, जो संघ के सारे अंग हैं या केंद्र सरकार जो होती है उसकी सारी व्यवस्थाएं भाग 5 में है। भाग 3 में हम अभी देखें मौलिक अधिकार और भाग 4 में डीपीएसपी है। 7वां, निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 25 ए में है, बी में 22, सी में 28 या डी में 26। मौलिक अधिकार से ही बना क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो 6 मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं, तो इससे आप बता पाएंगे, अंदाजा लगाकर भी बता सकते हैं। चलिए, तो बी है इसमें 22।
देखिए, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार या अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इस ऐसे सेट भी याद रहता तो आप जान जाते। निवारक निरोध यानी वो गिरफ्तारी वगैरह या जो हमारे निवारक निरोध कानून होते हैं उसकी बात हो रही है, तो आप इसको अगर थोड़ा भी आइडिया होता तो 14 से 18 तक कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो 22 जो था ये स्वतंत्रता का अधिकार और इसी में इसका वर्णक है। 22 अनुच्छेद में ही लिखा गया है निवारक निरोध के बारे में। उसके बाद जो ऑप्शन थे 23 के बाद, तो हमें पता है कि वो तो फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह अनुच्छेद 23 से 24 है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है 29 से 30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। ये हमें अनुच्छेद याद रहते तो हम गेस करके भी इसको सही कर लेते, क्योंकि देखिए 25 दिया है, 22 दिया, 28 दिया, 26 दिया, यानी ये तो धार्मिक स्वतंत्रता वाले सब दिए हैं। केवल 22 ही था जो ये हमारा स्वतंत्रताओं जो जिसमें ये हो सकता था निवारक निरोध, उसमें ये था। गेस करके आप सही कर सकते थे। इसलिए सभी मौलिक अधिकार हमें अनुच्छेद सहित याद होना चाहिए। देखें, ये पिछला क्वेश्चन भी मौलिक अधिकार से था। अब ये फिर स्थानीय निकाय से क्वेश्चन बना है 8वां। जो हमारे स्थानीय निकाय होते हैं, नगर पालिकाएं, पंचायतें, उससे भी ये फिर क्वेश्चन बना है। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में किस यहाँ डैश है यहाँ पे किस पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता जो 1957 में कमेटी बनी थी, वह कैसी पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की बात की थी, यह बताना है। तो ए है 2 स्तरीय, बी 4 स्तरीय, सी 5 स्तरीय या डी 3 स्तरीय। गेस कर भी सही कर सकते हैं। चलिए, देखिए इसमें उत्तर है डी 3 स्तरीय। ऑप्शन में 4 और 5 स्तरीय बताया था, ऐसी कोई संस्था हो ही नहीं सकती। वो कट जाएगा। 2 या 3 में कंफ्यूजन था। कुछ लोग, कुछ संस्थाएं जो थी हमारी इसमें से, वह 2 स्तरीय बात की थी और कुछ ने 3 स्तरीय। तो इसमें बलवंत राय मेहता जो समिति थी जो 1957 में बनी थी, वो त्रिस्तरीय संरचना की बात की थी, यानी एक गांव स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर और एक जिला स्तर पर, ऐसी संस्थाएं। अच्छा, उसके बाद ये 4 समितियां हैं, चारों को याद रखिएगा। अशोक मेहता समिति 1977, फिर जीवीके समिति जो 1985, फिर एल.एम. सिंघवी समिति 1986। याद रखना है। आगे प्रश्न 9 है। 9वां प्रश्न है, इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषा की सूची में शामिल किया गया था। राजभाषा पे अलग से एक रिकैप वीडियो बना हुआ है, जाके जरूर देख लीजिएगा। उसमें सभी जो हमारी राजभाषा से क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए उस रिकैप वीडियो को जरूर देखिएगा। और यहाँ पर हम आंसर कर रहे हैं तो यहाँ से भी हमें चीजें याद हो जाएंगी और ये क्वेश्चन बनेगा भी। जब बनेगा मैं दिखाऊंगा कि देखिए बना है क्वेश्चन। तो 1967 में कौन सी एक राजभाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, वो पूछ रहा है। ए कोंकण, बी नेपाली, सी सिंधी, डी मणिपुरी। तुरंत बताइए। इसमें है सी सिंधी। ये 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967 में, उसके द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। और उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 21 के बाद सीधा 71वां, ऐसे याद रखिए। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी। और 52वां जो संविधान संशोधन था उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 3 संविधान संशोधन हुए हैं 8वीं अनुसूची में। उसमें जो पहली बार में एक भाषा सिंधी जोड़ी गई, दूसरी बार में 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई और तीसरी बार में 4 भाषा बोडो, डोंगरी, मैथिली में संथाली जोड़ी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 10वां, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है। मुख्य न्यायाधीश जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के होते हैं
इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, बी है महान्यायवती, सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी है राष्ट्रपति। ऑप्शन ऐसा बनाया था कि आप खटाक दे आंसर कर सकते हैं। इसमें डी है राष्ट्रपति। अरे भाई साहब, ये जो ऑप्शन दिया है ये देखिए कितना बकवास है। प्रधानमंत्री एक सरकारी आदमी है। यह क्यों? ये सरकार यानी कार्यपालिका है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। अनुच्छेद 50 आपने पढ़ा होगा। तो प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति कर ही नहीं सकता। अब महान्यायवादी ये खुद ही राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं होते। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा? बचा कौन? हमारा राष्ट्रपति ही। राष्ट्रपति सही है। आगे 11वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचन प्रमुख से है। जो कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख, जो हमारे चुने जाने वाले प्रमुख हैं, उसका अर्थ वहां से निकलता है? तो ये गणराज्य, बी लोकतांत्रिक, सी समाजवादी और डी प्रभुत्व संपन्न। ये सब प्रस्तावना के शब्द हैं। उसमें से राज्य के निर्वाचन प्रमुख की बात कहाँ से क्लियर होती है कि राज्य का जो प्रमुख होगा वह निर्वाचित होगा? वह किस शब्द से क्लियर होता है वो बताना है। चलिए, अभी तक आप लोगों ने बता दिया होगा। इसमें है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि वहाँ का राज्य प्रमुख चुनाव द्वारा चुना जाता है। यानी राज्य प्रमुख का चुनाव होता है, वह किसी वंश परंपरा या राजशाही से नहीं आता, उसका चुनाव होता है। ऐसे देश जहाँ का राज्य प्रमुख चुना जाता है उसी को गणराज्य कहा जाता है। तो हम गणराज्य हैं क्योंकि हमारे राज्य प्रमुख राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। इसमें और शब्द हैं जिनके मतलब आपको पता होना चाहिए। लोकतांत्रिक यानी जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये जो अब्राहम लिंकन जी का कथन है, इसको याद करिए। लोकतंत्र का यही मतलब होता है। समाजवादी का मतलब होता है देश के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होगा कि भारत का अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। इसमें कोई भी आंतरिक या बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा या अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। इसमें 3 शब्द याद रखिएगा: समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम संरचना का अधिकार देता है। ये फिर हमारे स्थानीय निकाय से बना क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों से। इसमें पूछा गया है कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसमें 20 लाख से अगर कम आबादी है किसी राज्य की तो वहां पर कितने स्तर की सरकार बनती है वह बताना है आपको। कैसी संरचना होती है? तो ये संघीय शासन, बी त्रिस्तरीय, सी द्विस्तरीय, डी एक स्तरीय। अभी तक आप लोग बता दिए होंगे क्योंकि पीछे भी डिस्कस हुआ है। द्विस्तरीय, अगर 20 लाख यानी 2 मिलियन से कम जनसंख्या है किसी राज्य की तो वहाँ द्विस्तरीय व्यवस्था होगी, जो स्थानीय निकाय द्विस्तरीय होगा। और अगर 20 लाख से अधिक है तो वहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। बस इतना सा चीज याद रखना है आपको। आगे प्रश्न 13वां है, उत्तर करिए। भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है। यानी 29A जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसमें 29A जो धारा है उसमें क्या दिया गया है? तो इसमें ABCD नहीं लिखा है, आप अंडरस्टूड हैं। ये पहला ये हो जाएगा,
ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो ये में है नामांकन आदि के लिए तिथि का निर्धारण, बी उम्मीदवारी वापस लेना, सी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के समान कर्तव्य, डी राजनीतिक दलों का पंजीकरण। तो 29 ए में क्या है? कर दीजिए। ठीक है, डी इसमें सही है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। जो 29 ए आरपीए एक्ट इसको शॉर्ट में कहते हैं। यहाँ देखिए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, इसको आरपीए एक्ट 1951 भी कहा जाता है। इसमें जो 29 ए धारा है, बहुत इम्पोर्टेंट धारा है। इसी में राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है, यानी गठन की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है। कोई भी राजनीतिक दल जब गठित कर होता है, उसकी तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है, तभी उसका पंजीकरण होता है। वो चुनाव आयोग करता है, लेकिन 29 से राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन 14, भारत के पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम पेशा एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है, जो अनुसूचित क्षेत्र तक पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार करता है, पंचायतों का विस्तार करता है। इस वर्ष पारित हुआ था। ए 1996, बी 1990, सी 1992 या डी 1994? फटाफट बताइए। इसमें होगा ए 1996। आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण से संबंधित है। यह जो नियम बना अधिनियम था, पेशा एक्ट 1996, ये आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण से संबंधित है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है। यह जो है कि स्वशासन की व्यवस्था का विस्तार करता है कि आदिवासियों को अपना शासन करने का मौका मिले। पारंपरिक अधिकारों की रक्षा, उनके जो पारंपरिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करता है। ग्राम सभा यहाँ बहुत सशक्त होती है, उसके निर्णय के बिना वहाँ कुछ नहीं कर सकती सरकारें। संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन भी इसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि ग्राम सभा को ही अधिकार दिया गया है कि आप अपने संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। तो यह अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, यही साल ही पूछता है कब पारित हुआ है, ये आपको याद ही है। अच्छा, अब 15वां करिए। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? देखिए, मौलिक अधिकार से बना क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अगर हमारा रिकैप देखे होंगे मौलिक अधिकार वाला, तुरंत आंसर कर देंगे। बताइए, ए अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 22? फटाफट लिख लीजिए। तो इसमें है ए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि विधि के द्वारा ही किसी को उसके प्राण से अलग किया जाएगा, नहीं तो नहीं, विधि के अनुसार ही होगा। इसका अनुच्छेद 21 का सबसे ज्यादा विस्तारित मौलिक अधिकार है यह, क्योंकि इसमें समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अधिकार शामिल किए हैं, जैसे निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, नींद का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, ऐसे बहुत सारे चीजें इसमें विस्तारित की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है, यदि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? यानी वह महिला को महिला होने के नाते उसकी पदोन्नति नहीं की जाती है किसी सशक्त बल में, तो वह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार या डी स्वतंत्रता के अधिकार? वेरी कॉमन है, आप आसानी से इसका उत्तर कर सकते हैं, और करिए फटाफट। इसमें भी है समानता का अधिकार। अरे भाई, वो महिला है, यानी लिंग के आधार पर आप लोगों ने भेदभाव कर दिया, उसको उसको पदोन्नति नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो महिला है,
तो ये समानता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो गया यहाँ पर। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है और अनुच्छेद 16 में कि लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं होगा ऐसी व्यवस्था करता है। उसमें लिखा गया है कि लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, यानी इस अधिकार का उल्लंघन होता है। 17वां क्वेश्चन करिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 में के द्वारा की गई थी, यानी किस समिति के द्वारा पहली बार त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। अभी हम पीछे ही डिस्कस किए हैं। देखो क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं, इसलिए आप इसको पूरे ईमानदारी से करिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे और बहुत सारे फैक्ट आपको जानने को मिलेगा। आपको पता चलेगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें आंसर करिए। एक ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी जीवी के मेहता समिति या डी सिंघवी समिति। अभी तक आप लोगों ने कर दिया होगा। इसमें बी है बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में बनी थी। ये पहली समिति थी और इसने त्रिस्तरीय संरचना की बात की थी, यानी ग्राम स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, 3 त्रिस्तरीय। फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवीके समिति 1985 में और सिंघवी समिति 1986 में गठित हुई थी। 18वां करिए। संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन को सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। कितनी सूचियों के रूप में? जो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है वह कितनी सूचियों के रूप में दर्शाया गया है? ए 4, बी 3, सी 2 या डी 5? बहुत आसान क्वेश्चन है। ये है 3 सूचियों के माध्यम से हमारा जो है इनको अलग अलग किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है उसमें। और यह 7वीं अनुसूची, अनुसूचियों पे भी एक रिकैप वीडियो बनी है जिसको जाके देख लीजिएगा, उसमें सभी अनुसूचियों की चर्चा है। तो इसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें बताया गया है 3 सूचियों के द्वारा शक्तियों का विभाजन है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो मूल संविधान था उसमें 97 विषय थे, लेकिन अभी 100 विषय हैं। राज्य सूची में उस समय 66 विषय थे, अभी 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में उस समय 47 विषय थे, अभी 52 विषय हैं। याद रखिएगा, ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये समवर्ती सूची हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं, ये मैं अभी आप लोगों को बताया था। अच्छा, इसके बाद जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र में यानी संसद में निहित होती हैं। ठीक। 19वां करिए। 19वां, अधीनस्थ न्यायालय की क्या भूमिका होती है? ए सिविल और आपराधिक प्रकृति के मामलों पर विचार करने के लिए, बी निचली अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों पर अपील पर विचार करने के लिए, सी मौलिक अधिकारों को की भली के लिए रिट जारी करना, डी किसी भी अदालत में मामलों को अपने पास ले जाने के लिए। बहुत कॉमन है, कॉमन सेंस से आप इसका आंसर कर सकते हैं और फटाफट करिए। 19वां का होगा ए सिविल और आपराधिक प्रकृति के मामलों पर विचार करने के लिए। अरे भाई, नगर पालिका भी हमारे 3 स्तर पे काम करती है। पहला जो सबसे ऊंचा है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट और तीसरा अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालय ही सिविल और आपराधिक प्रकृति के मामलों पर विचार करने के लिए बनाए गए हैं और इनके ऊपर हमारा हाई कोर्ट होता है और उसके ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। इस तरह से काम होता है। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इसमें से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 18 यानी मौलिक अधिकार से बना है। अब बताइए कौन सा मौलिक अधिकार इसमें दिया गया है? शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, उपाधियों का उन्मूलन, कानूनों की समझ समानता। बहुत सरल क्वेश्चन बना है, आप लोग सही कर ही लेंगे। तो इसमें डी सी था, उपाधियों का उन्मूलन। अच्छा, ऑप्शन में शिक्षा का अधिकार दिया गया था, तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए
जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, या 21A में है। इसको 46वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है, बार-बार पूछता है, याद रखिएगा। कानूनों के समक्ष समानता का अनुच्छेद 14 में है, और जो संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार हैं, वो 29 से 30 तक हैं। 21वां करिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ग्राम पंचायत की अध्यक्षता ग्राम प्रधान या सरपंच द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था की जमीनी संस्था है। सी, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है। डी, ग्राम पंचायत के सदस्य गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना एग्जाम में कि वो क्या पूछा है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो गलत बताना है। इसमें है बी, पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था की जमीनी संस्था है, यह गलत है। यह चीज गलत है, क्योंकि जो पंचायत समिति होती है यह मध्य स्तरीय संस्था है, यानी ब्लॉक लेवल पर होती है। यहाँ लिखा है ना, ब्लॉक स्तर पर यह होती है, दूसरे स्तर की ये संस्था होती है, पर जमीनी नहीं। यहाँ देखिए, जमीनी होती है हमारी ग्राम पंचायत, इसी में ग्राम सभा भी आती है। इसमें ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति होती है। तो ये जमीनी कहाँ हुई? ये तो मध्य स्तर पे है ना, और उसके ऊपर जिला परिषद होती है। देखिए, पंचायत से ही, यानी स्थानीय निकाय से ही बना है क्वेश्चन। आगे प्रश्न 22, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? बहुत क्वेश्चन बनता है। सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, सी, राज्यसभा, डी, लोकसभा। बहुत आसानी से आप आंसर कर देंगे, और करिए। तो इसमें ये है सर्वोच्च न्यायालय। यही हमारे संविधान का कस्टोडियन है, यानी हमारे संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। क्योंकि उससे अगर कोई खिलवाड़ होता है, कोई परिवर्तन होता है, तो वह रिव्यू करता है, समीक्षा करता है, पुनरावलोकन करता है। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा करके वह संविधान की रक्षा करता है कि सही परिवर्तन हुआ है कि गलत परिवर्तन हुआ है। और इसमें अभी तो आधारभूत सिद्धांत का ढांचा भी है, यानी कि कोई भी आधारभूत ढांचा जो संविधान का है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय ही यह सारी व्यवस्थाएं करता है, वही हमारे संविधान का संरक्षक है। प्रश्न 23 करिए, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप बहुत चर्चित होता है 42वां और 44वां। हमें याद रखना है परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। यहाँ डैश है, यानी क्या हुआ था। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्म निरपेक्ष को शामिल शब्द किया गया, ये शब्द शामिल किए गए थे। अभी भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई थी। या सी, सम्मति, या सम्मत नहीं है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। या डी, सिक्किम का 22वां राज्य बना था। तो 44वें संविधान संशोधन से क्या हुआ था? अगर थोड़ा जानकारी होगी, आप लोग सही उत्तर कर लिए होंगे। यह भी मौलिक अधिकार से जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें सी होगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। जो 44वां हमारा संविधान संशोधन हुआ था, 44वां या 1978 में हुआ था। मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई। तो इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, जो अनुच्छेद 31 में था। लेकिन वो हटाकर उसको मौलिक अधिकार नहीं, फिर उसको कानूनी या संवैधानिक अधिकार के दर्जा में रख दिया गया, जो कि अनुच्छेद 300 ये में बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। प्रश्न 24 करिए,
भारतीय संविधान के किन संशोधन का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता के तत्व सुनिश्चित करना है। यानी संविधान में कौन सा संशोधन करके स्थानीय सरकारों को जोड़ा गया था वो बताना। फिर से स्थानीय निकाय पर बने क्वेश्चन है, तो उसमें कौन कौन से संविधान संशोधन थे? ए 53वां और 54वां, बी 73वां और 74वां, सी 63वां और 64वां, या डी 43वां या 44वां। बहुत सिंपल है, अब तक कितनी बार चर्चा हुई है, इसका बी सही होगा, 73वां और 74वां। 73वां पंचायतों के लिए था, 74वां नगर पालिकाओं के लिए था। 1992 में ये संशोधन हुए थे। 25वां किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण 2015 की धारा 212 बालक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसमें वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं करने पर उसे बालक कहा जाता है? इस अधिनियम के तहत कितना वर्ष पूरा कर लिया है, नहीं किया है, उससे कम है तो उसको बालक माना जाएगा। ए 12 वर्ष, बी 15, सी 18 या डी 17। सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ सी, यानी अगर 18 वर्ष की आयु नहीं वो उसकी है तो उसे अवयस्क माना जाता है और यह कानून उसे बालक ही मानता है और उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। अगर 18 वर्ष से एक भी दिन कम है तो वह बालक कहलाएगा। 26वां करिए, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना के तहत की गई थी, किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करिए। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 277, अनुच्छेद 256, अरे 65, अनुच्छेद 288। अब तक हो गया होगा, तो अनुच्छेद 280 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग अभी जो गठन हुआ है 16वां, वर्तमान में 16वां वित्त आयोग काम कर रहा है, इसमें गठित हो गया है, ये आगे काम करेगा। इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। बहुत बार क्वेश्चन बनेगा और इस बार भी वित्त आयोग 16वां पे क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया। 27वां, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही, ये भी पंचायती राज। देखिए यहाँ से हम जब क्वेश्चन किए हुए कर रहे हैं ना, तब ना हमें पता चल रहा है कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इस सीरीज के सभी क्वेश्चन को करिएगा, प्रैक्टिस के साथ आपको पता चलेगा क्या पढ़ना, क्या छोड़ना, क्या रिवाइज करना है। ठीक है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट। ए नागालैंड, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। चलिए तुरंत आंसर करिए, तो इसमें ए है नागालैंड। इसके साथ दो राज्य और याद करिएगा, मेघालय और मिजोरम। यानी नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यहाँ पर पंचायती राज जो संस्थाएं हैं हमारी वो नहीं है, और यूटी में, दिल्ली में नहीं है, बाकी सब जगह है। ठीक है ना। 28वां प्रश्न है, निम्न में से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है? स्वतंत्रता के अधिकार में 6 स्वतंत्रताएं अभी वर्तमान में हैं, तो उसको हमें याद रखना होगा, क्योंकि वहां से ये क्वेश्चन बन गया। ये शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, बी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का, डी वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, या डी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी धर्म को बढ़ावा देना। तो जो स्वतंत्रताएं हमारे दी गई हैं भारतीय संविधान में, उसमें कौन सा उसके अधिकार के अंतर्गत शामिल है, शामिल नहीं है, वो बताना है हमें। शामिल नहीं है, जिसमें डी है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी धर्म को बढ़ावा देना। जो हमारी 6 स्वतंत्रताएं हैं वहां से क्वेश्चन बना है ये, तो उसमें यह कहीं नहीं है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी धर्म को बढ़ावा देना यह स्वतंत्रता। ये जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं से बना क्वेश्चन है, जिसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अबाध संचरण की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये छो याद रखिएगा, यहीं से ये क्वेश्चन बना था। इसमें है कहीं भारत के राज्य क्षेत्र के किसी धर्म को बढ़ावा देना? यह हमारे धार्मिक स्वतंत्रता में आता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हम जिसको अंतःकरण से मानते हैं वो 25 से 28 तक है। ठीक है, ये 19 वाली स्वतंत्रताएं पूछे। प्रश्न 29 फटाफट करिए। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? मूल अधिकार में नहीं है। अगर आप जानते हैं कि मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं, तो आप बता देंगे कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन बना है। ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 30। चलिए, बहुत आसान था, इसमें क्या समय बर्बाद करना। अनुच्छेद 40, क्योंकि मूल अधिकार हमारे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक ही हैं, तो अनुच्छेद 40 इसमें नहीं आता। इसमें पंचायतों के गठन की बात की गई है, यानी राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पंचायती व्यवस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 40 है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, डीपीएसपी में है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न 30 बिहार की पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ए 10%, बी 50%, सी 35%, डी 25%। यानी बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है या नगर पालिकाएं हैं, उसमें महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण है वह बताना है। चलिए, इसमें बी 50%। ये ऐसे क्वेश्चन जब कभी कोई बहुत जरूरी चीजें हैं, ये महिलाओं की हक की बात है, उनको 50% आरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए वो चीज हाईलाइट हो जाता है और उस पर क्वेश्चन बनना है। यानी 1/2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं बिहार में, और ऐसा ही मध्य प्रदेश में है 1/2 सीटें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। 31वां भारतीय संविधान का डैश यानी खाली स्थान संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है, यानी संसद की सदस्यों की योग्यता बताता है। कौन सा अनुच्छेद? ए अनुच्छेद 83, बी अनुच्छेद 84, या सी अनुच्छेद 82, या डी अनुच्छेद 81? बताइए। तो इसमें होगा बी अनुच्छेद 84। यह संसद के सदस्यों की योग्यता की बात इसमें की गई, अनुच्छेद 84 में। यहाँ थोड़ा डीप पूछा है, यानी अनुच्छेद भी हमें पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा के गठन की बात है। 82 में क्या है? प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः समायोजन करने की जो बात है, वह अनुच्छेद 82 में है। अनुच्छेद 83 में दोनों सदनों की जो अवधि होती है उसकी बात की गई है। ठीक है, 32वां का आंसर करिए। निम्न में से कौन सा पुरस्कार ग्राम सभा को शामिल करके सामाजिक आर्थिक विकास में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्राम पंचायत या ग्राम परिषदों को दिया जाता है? यानी उनके जो योगदान है सामाजिक आर्थिक विकास का, कौन सा पुरस्कार उन ग्राम सभाओं को दिया जाता है जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्कृष्ट योगदान दे रही हैं? ए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, बी नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, सी बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, या डी ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार? बताइए। इसमें होगा बी, याद रखिएगा, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जो होता है वह उन ग्राम सभाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। तो नानाजी देशमुख वाला याद रखिएगा। 33वां भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा नागरिकों को मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे भी रिकैप वीडियो बनी हुई है, जाकर देख लीजिएगा। तो कौन सा इसमें मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं है?
जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है उसमें। देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर देश की सेवा करें। बी, पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। सी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उसका पालन करना। डी, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। इसमें से कौन मौलिक अधिकार अरे मौलिक कर्तव्य है जो नहीं है? और इसका मैं 11 पूरे 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रिकैप वीडियो में लिख के दिया हूँ, आप जाकर उसे देख लीजिए, वहां से क्वेश्चन सही होता। इसमें बी है, बी, पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार या कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। वह वही पूछा था कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। ऐसा इस पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका का बात यहाँ नहीं है, वो डीपीएसपी में कहीं है। अच्छा, इसमें जो कहा गया स्त्री के रूप में, तो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध की कोई भी प्रथाएं हैं उसको त्याग करेंगे, वो है हमारा मौलिक कर्तव्य। इस चीज से यहाँ कंफ्यूज किया गया है। ठीक, 34वां हल करिए भैया, फटाफट हल करते हैं। 34वां, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अगर लोकसभा की बैठक करनी है तो न्यूनतम कितने सदस्य होंगे तभी बैठक हो पाएगी, वो बताना है। ये सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/5, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/2, सी 1/4, डी 1/10। आसान क्वेश्चन है, ये पता ही होना चाहिए, क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें डी है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग। जब तक नहीं होगा कोई बैठक नहीं हो सकती। इसी को कहते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति जब तक नहीं रहेगी कोई भी संसदीय कार्य लोकसभा का नहीं हो सकता। यानी अगर हमारे लोकसभा में 550 मेंबर हैं तो 55 सदस्य जब तक नहीं होंगे, यानी 1/10, कोई भी बैठक कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इसी को गणपूर्ति कहते हैं। 35वां करिए, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक, फिर से मौलिक अधिकार पे बना है और बताना है मौलिक अधिकार नहीं है। ये चीजें ध्यान रखना, परीक्षा में है नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और आप तैयारी, आपकी बनी बनी तैयारी, आपका सिलेक्शन रुक जाता है, ऐसे छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं देने पर। इसलिए प्रश्न को हमेशा सही से पढ़ा करिए। तो कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? ए, स्वतंत्रता का अधिकार, बी, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी, समानता का अधिकार। मौलिक अधिकार का रिकैप वीडियो देखे हैं तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए इसका आंसर करिए, बी, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार यह कोई अब मौलिक अधिकार नहीं है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसे अब अनुच्छेद 300A याद रखिएगा, यहाँ पे रख दिया गया और अब यह एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार रह गया है। 36वां, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? फिर क्वेश्चन बना है, देखिए मैं बोला था याद रखिएगा। ए, असम, बी, मेघालय, सी, पश्चिम बंगाल, डी, त्रिपुरा। चलिए इसमें बी है, मेघालय। इसके साथ आप मिजोरम और नागालैंड भी याद रखिए, यानी मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में नहीं है। और यूटी की बात करें तो दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था जो 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई थी वो नहीं है, यहाँ लागू नहीं होता है। 37 आंसर करिए, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने थे? बहुत टर्निंग मोड है भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र में। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राज व्यवस्था में बहुत बड़ा मोड़ था। तो कब किस प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने थे? पीवी नरसिम्हा राव, बी, विश्वनाथ प्रताप सिंह,
वीपी सिंह या सी राजीव गांधी, डी इंदिरा गांधी? किसके समय में? सब जानते हैं बी पीवी नरसिम्हा राव। इनके समय में जो हमारे बाद में प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह जी, वो वित्त मंत्री चुने गए थे। और ये आर्थिक सुधारों के दौर की बात है, जो 1991-92 में हमारे पे आर्थिक संकट आया था। उस समय वो वित्त मंत्री थे और उन्होंने उदारीकरण को अपनाया था। यहाँ से हमारे भारत में बहुत चीजें परिवर्तित हुई थी, इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में वो मंत्री बने थे, वित्त मंत्री। 38वां करिए। 38, भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? फिर वही विशेषता जो हम अलग अलग देशों के संविधान से लिए हैं, उस पे बना क्वेश्चन है। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पे रिकैप वीडियो भी है, जाके जरूर देखिएगा। तो ए यूएस यानी अमेरिका, बी यूके यानी वो ब्रिटेन, सी कनाडा या डी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। यस, अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका। कहाँ से लिए हैं हम लोगों ने? जो अर्ध संघीय शासन प्रणाली है वो हम लोग कहाँ से लिए हैं? इसका उत्तर होगा सी कनाडा। कनाडा से ही हम लोग ये व्यवस्था लिए हैं, जिसमें मजबूत केंद्र के साथ संघीय विशेषता होती है। वहाँ पे केंद्र को मजबूत रखा गया है कनाडा में, और वैसी ही कुछ मिली जुलती संस्था हमारे यहाँ भी बनी है, जहाँ केंद्र मजबूत होता है, राज्य थोड़ा कम मजबूत होते हैं। ठीक है। लेकिन अमेरिका में राज्य बहुत मजबूत होते हैं, वहाँ की संघीय व्यवस्था में राज्य बहुत मजबूत, वो हमारे देश में नहीं है। यहाँ केंद्र मजबूत है और हम ये कनाडा से लिए हैं। 39वां, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास यहाँ डैश है यानी खाली स्थान के तहत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध की प्रक्रिया में आदेश जारी करने की शक्ति है। यानी जो रिट जारी करने की शक्ति है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को दी गई है। तो वह किस किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का नाम पहले है? तो सर्वोच्च न्यायालय का पहले बताना होगा, फिर उच्च न्यायालय का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत ये दोनों रिट जारी करते हैं। ए अनुच्छेद 26, 226 और 32, बी अनुच्छेद 42 और 26, सी अनुच्छेद 32 और 226, डी अनुच्छेद 26 और 42। पहले सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा है रिट जारी करने वाला अनुच्छेद, और उच्च न्यायालय का कौन सा है ये बताना है। चलिए, तो इसमें अनुच्छेद 32 और 226 यानी सी सही होगा। 32 में सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है 5 प्रकार की, और 226 में उच्च न्यायालय है जो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। रिट जारी करने के संदर्भ में उच्च न्यायालय पे ज्यादा शक्तियां हैं। 40वां करिए। प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, फिर 8वीं अनुसूची आ गई राजभाषा, जाके याद रखिएगा। अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? यानी जो प्रारंभिक संविधान था उसमें मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? ए 12, बी 10, सी 13, डी 14। तो इसमें होगा डी 14। 14 भाषाएं थी और अभी 22 हैं। 3 संविधान संशोधन याद रखिए। 21वां 1967 सिंधी जोड़ी गई, 71वां 1992 कोंकणी मणिपुरी नेपाली जोड़ी गई, 92वां 2003 बोडो डोगरी मैथिली संथाली जोड़ी गई। ये चीजें याद करने में डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए बार बार लिख रहा हूँ कि बार बार देखने से आपको याद हो जाएगा। 41वां करिए। संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करती है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है? अनुच्छेद पूछ दिया है, थोड़ा डीप है, लेकिन यह भी मैं जो स्थानीय निकाय वाला ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका वाला रिकैप वीडियो है उसमें कवर किया हूँ पूरे अनुच्छेद को, जाके देख लीजिएगा। अनुच्छेद 243 सी ये है, और बी में अनुच्छेद 243, सी अनुच्छेद 243 बी, डी अनुच्छेद 243 ए।
तो अनुच्छेद 243 बी में बताया गया है कि भारत में जो राज्य हैं उनमें त्रिस्तरीय संरचना होगी, लेकिन उसमें एक अपवाद है कि 20 लाख से अगर कम आबादी है तो वहाँ 2 ही स्तर होंगे। 20 लाख से अधिक आबादी जिस राज्य में है वहाँ 3 स्तर, पूरे 3 स्तर होंगे। 42वां है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ए अनुच्छेद 21 है, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 22। फिर मौलिक अधिकार से बना क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ये याद रखना है हमें। तो इसमें उत्तर करिए, और सभी लोग कर चुके होंगे, बहुत आसान, पहले भी डिस्कस कर लिया हूँ। ये अनुच्छेद 21 से ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, और इसके साथ में एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। 43वां करिए, राज्य वित्त आयोग की भूमिका क्या है? ए राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण। बी राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए कानूनी वित्तीय मामलों पर सरकार को सलाह देना। सी वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना। या डी पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव की देखभाल करना और उसका चुनाव के लिए निधि उपलब्ध कराना। थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन बहुत आसान है, कॉमन सेंस लगाएंगे तुरंत आंसर निकल जाएगा। राज्य वित्त आयोग की बात हुई है, तो हमारा केंद्र में वित्त होता है, उसकी अगर भूमिका आप जानते हैं तो आप इसको भी बता लेंगे। आंसर करिए फटाफट। इसमें होगा ए, यानी राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण करना, यही वित्त आयोग का काम होता है। और यह अनुच्छेद 243 आई में है, राज्य वित्त आयोग। यह जो हमारे टोल कर और शुद्ध आय होती है उसका वितरण और निर्धारण करते हैं कि राज्य को कितना प्रतिशत स्थानीय निकाय को देना होगा, ये सब राज्य वित्त आयोग करता है। 243 आई। 44वां करिए, निम्न में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय का एक अंग है? शहरी स्थानीय निकाय का अंग बताना है, यानी अगर आप ग्राम के जो तीनों अंग हैं वो पता है आपको तो आप बता लेंगे। ए पंचायत समिति, बी ग्राम पंचायत, सी जिला परिषद, डी नगर पंचायत। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप बता दिए होंगे, डी नगर पंचायत। यानी ये 3 चीजें हैं, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद, ये पंचायतों में होते हैं, यानी ग्राम में होते हैं। और शहरी जो स्थानीय निकाय हैं उसमें नगर पंचायत होती है। इससे आप तुरंत आंसर कर पाएंगे। 45वां करिए, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित आयु कितनी होती है? यानी राष्ट्रपति से बना क्वेश्चन है, और राष्ट्रपति पर भी हम लोग रिकैप करवा चुके हैं, तो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी के लिए कितनी वर्ष की आयु पूरी कर ली होनी चाहिए? ए 35 वर्ष, बी 32 वर्ष, सी 21 वर्ष, या डी 25 वर्ष। बता देंगे आप लोग, ये 35 वर्ष। अच्छा, राज्यसभा में भी 35 वर्ष है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। क्या आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो सरपंच होते हैं, कहीं कहीं प्रधान कहते हैं, इसके पद के लिए उम्मीदवारी अगर आपको करनी है तो कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? यह सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। 46वां करिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंग किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी हमारे किस देश के संविधान से जो विशेषताएं ली गई हैं अलग अलग, उसमें बना जो रिकैप वीडियो है उसमें बताया गया है, जाके जरूर देखिएगा। ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी आयरलैंड, डी फ्रांस। जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात है हमारे संविधान में, वह किस देश से ली गई है? जल्दी से उत्तर दीजिए। इसमें डी फ्रांस। फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा देकर लड़ी गई थी, और वहीं से हम लोगों ने इस चीज को अपने संविधान में लिया है। 47वां,
निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार यह बताना है। ए मतदान का अधिकार, बी संघ बनाने की स्वतंत्रता, सी विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आसान है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो बता देंगे। तो इसमें ए है मतदान का अधिकार। अरे भाई, और जो ये तीन चीजें आपको दिख रही हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ये तो हमारे मौलिक अधिकार हैं। ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। राजनीतिक अधिकार आपका वोट देना है, क्योंकि वोट देकर आप अपनी सरकार चुनते हैं। वोट में वो पावर है कि आप किस आदमी को सरकार में बैठाना चाहते हैं, वो शक्ति वोट देता है, और यह हमारा राजनीतिक अधिकार है। 48वां करिए फटाफट। सामान्य परिस्थितियों में सामान्यतः नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? फिर से स्थानीय निकाय से बना क्वेश्चन है। ए राज्य के गृह मंत्री, बी सीएम, सी राज्यपाल, डी मेयर। जो नगर निगम हमारे बने हैं, उनके प्रमुख सामान्यतः कौन होते हैं? आंसर देना बहुत आसान है। गृह मंत्री क्यों ये काम करेगा? सीएम क्यों करेगा? राज्यपाल क्यों करेंगे? इसके लिए होता है डी मेयर। सारी संरचनाएं होती है नगर निगम बड़े शहरों में होती है, और इसकी जो सर्वे सर्वा होते हैं, जो चुनाव होता है इनका, उनको मेयर कहा जाता है। 49वां करिए। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित की गई है? राजभाषा से बना क्वेश्चन है, इस पे भी रिकैप वीडियो बनी है, जाकर देख लीजिएगा। ये कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से ये बताया गया कि हिंदी ही संघ की राजभाषा होगी? ए अनुच्छेद 346, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 345 या डी अनुच्छेद 343। फटाफट करिए। तो इसमें है डी अनुच्छेद 343। यह भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 351 तक, जो कि हमारे राजभाषा से जुड़ा भाग है। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, और उसमें 343 में लिखा गया है कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी। लिपि देवनागरी होगी, लेकिन जो संख्याएं हैं, यानी जो 1, 2, 3 होता है, यह अंतरराष्ट्रीय होगा। हिंदी में या देवनागरी में जो संख्याएं लिखी जाती है वो ऐसी 1, 2, 3, 4 ऐसी होती हैं। वो नहीं, संख्याएं अंतरराष्ट्रीय 1, 2 ये जो लिखा है ऐसा लिखा जाएगा। 50वां आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार की विशेषता किस देश से ली गई है? यानी फिर से विशेषताओं से बना क्वेश्चन है। कितना इम्पोर्टेंट है, विशेषताओं पे बना क्वेश्चन हमारा रिकैप वीडियो मैं बनाया हूँ, उस पे जाकर देख लीजिए। वहां से आपके सब क्वेश्चन सही होंगे, और ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है, जब हम PIQ करते हैं तब हमें पता चलता है। तो बताइए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी जापान, डी USA यानी अमेरिका। तो आंसर भी होगा USA, अमेरिका। जाके रिकैप वीडियो, सारी रिकैप वीडियो देख लीजिए, वहां से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। ये ग्रुप डी है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यह सीरीज पूरा आपको इतनी मददगार होगी, इतने सारे फैक्ट क्लियर हो जा रहे हैं, चीजें ताजा हो जा रही हैं, और हमारी प्रैक्टिस हो रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप कितना क्वेश्चन 50 में से सही कर पाए, वो जरूर लिखिएगा। इससे आपको अंदाजा होगा कि मेरा तैयारी कहाँ तक है, और मुझे और कितनी मेहनत करनी है। रही बात PDF की, तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पे यहाँ पे डाल दी जाती है। अगर आप अभी पंख पाठशाला टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर जुड़ जाइए। वहाँ से PDF संभाल के रख लीजिएगा। जब एग्जाम होगा तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं,
और उसको फटाफट रिवाइज़ कर सकते हैं, चीज़ें ताज़ा हो जाएँगी तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसी पे वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ से कोई भी वीडियो मिस ना हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो पड़े, नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए और आप जाकर वीडियो आसानी से देख लें। कोई वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रुप डी में मेरा प्रयास है मैं सिलेक्शन दिलवा सकूँ। मैं सिलेक्टेड हूँ, मैं जानता हूँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और आप इसको देखिए, सराहिए। अपना सुझाव ज़रूर अवश्य दें क्योंकि हम नए हैं, हमारा प्रयास नया है, हम आपके सुझाव के अनुसार आगे बढ़ेंगे। हमारा हौसला बढ़ाइए क्योंकि आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ता है। हम मोटिवेट होते हैं कि हमें और अच्छा कंटेंट देना है और अच्छा वीडियो देनी है और ज़्यादा प्रयास करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। दोस्तों, आप लोगों ने इसको देखा, आपने लाइक किया, कमेंट किया, उसके लिए धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद।